हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी मिलते हैं एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह है नए आधुनिक साहित्यिक आंदोलन के अंतर्गत नई कहानी की सामान्य प्रवृत्तियाँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम नई कहानी की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में विस्तारित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। हम यह जानेंगे कि जो नई कहानी आंदोलन था, यह कह सकते हैं कि नए आधुनिक युगीन साहित्यिक जो आंदोलन थे उसके अंतर्गत जो नई कहानी आती है, वे कहानियों की विशेषताएं क्या हुआ करती थीं आज। और साथ ही यह भी कहूँगी कि मेरी बाकी की वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार जिस प्रकार से रही हैं, उसी प्रकार से मेरी ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। तो आइए चलिए फिर हम नई कहानी की सामान्य प्रवृत्तियों के विषय में जानते हैं, बहुत ही सहज और सरल भाषा में। नई कहानी आज़ादी के बाद का प्रमुख कहानी आंदोलन है जो आज़ाद भारत की आकांक्षाओं और सपनों के साथ आगे बढ़ा और नई अभिव्यक्तियों को स्थान दिया, जिसमें नारी प्रमुख है। इस दौरान बदलते स्त्री पुरुष संबंध, शहरी परिवेश, मध्यवर्गीय परिवार का ताना बाना, पुराने और नए के बीच का संघर्ष कहानियों में कई प्रकारों से उभरा है। आज़ादी के बाद और ख़ास तौर पर 1950 के बाद जो कहानियाँ लिखी जा रही थीं उन्हें नई कहानी का नाम दिया गया। तो पहले पैराग्राफ में ही आप विशेष तौर पर कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, जैसे शहरी परिवेश, मध्यवर्गीय परिवार, पुराने और नए के बीच का संघर्ष। इस प्रकार के जो बिंदु थे ये नई कहानी के मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत आते थे। आगे बढ़ते हैं। नई कहानी में व्यक्ति की केंद्रीयता बढ़ी, यथार्थ के प्रति आग्रह बढ़ा, वर्तमान की विसंगतियों और विद्रूपताओं का घनघोर चित्रण, बदलते स्त्री पुरुष संबंध और स्त्री के स्वतंत्र अभिव्यक्ति, प्रेम की जटिलताएं, हताशा और मोहभंग, कामकाजी महिलाओं की समस्या, शहरी संस्कृति और बदलते मानव मूल्य, पूंजीवादी संस्कृति के प्रकोप आदि जैसे विषय कहानी के माध्यम से उभारे गए। कहानी बदली, कहने का रंग ढंग बदला, निजता बढ़ी, सांकेतिकता को तरजीह दी गई, बारीकियां बढ़ी, वर्णन बहुलता घटी, बिंब प्रधान हुए, कहानी में कविता जैसी सघनता उत्पन्न हुई, भोगा हुआ यथार्थ और अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी की कसौटी बनी। नई कहानी आंदोलन के दौरान लिखी जा रही कहानियों की दो मुख्य धाराएं थी। प्रथम धारा में शामिल हैं निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर आदि जैसे रचनाकार, और दूसरी धारा के अंतर्गत आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, अमरकांत, परसाई और शानी आदि जैसे रचनाकार आते हैं। परंतु इन दो धाराओं में नई कहानी को कैद नहीं किया जा सकता। इस दौर में महिला कहानीकार की सक्रियता खास तौर पर ध्यान खींचती है, जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंध, समाज को देखने का बदलता नज़रिया, बदलते रिश्ते नातों आदि के आधार पर कहानी लिखकर कहानी संसार को एक नई सौगात दी। कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, चंद्र किरण आदि जैसी हिंदी कथाकारों ने कहानी को वह दृष्टि दी जो अब तक मौजूद नहीं थी। अलंकारिक भाषा में कहें तो नई कहानी समकालीन व्यवस्था के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। भारत को आज़ादी मिली, 200 साल की पराधीनता के बाद मिली आज़ादी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। आज़ादी मिलते ही देश का विभाजन हो गया और शरणार्थियों और विस्थापियों के भूखे नंगे और अंदर बाहर से घायल काफिलों से देश की आत्मा घायल होने लगी। सारा देश खून से लथपथ हो गया, हत्याओं और नृशंसताओं का नंगा नाच होने लगा। इससे रचनाकार आहत हुआ। 1950 के दशक में अनेक कहानियाँ लिखी गईं जिन्हें नई कहानी कहा गया, लेकिन ये नए तर्ज, मिजाज और किस्म की कहानियाँ थीं। यथार्थ से प्रत्यक्ष साक्षात्कार, आदर्श का त्याग और पुराने को तोड़कर नई लीक बनाने का आग्रह इस युग की कहानियों को नया बनाता है, जैसे जिंदगी और जोंक, मछलियाँ, खोई हुई दिशाएं आदि। नई कहानी के दौर में संबंध विघटन की कहानियाँ लिखी गईं, चाहे संयुक्त परिवार का टूटना हो या एकल परिवार का या प्रेम की डोर का, सारे संबंध तड़कते नजर आए। परिवार टूटने का सीधा संबंध आर्थिक बदलाव से है,
तेज़ी से बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण लोग शहरों की ओर भागे। वहाँ पानी और बच्चों के साथ पत्नी और बच्चों के साथ उनका परिवार बना। माँ बाप अतिथि माने जाने लगे। चीफ की दावत इसका एक अच्छा उदाहरण है। परिवार की बदलती संकल्पना और संबंधों के टूटने की आवाज़ भीष्म साहनी के चीफ की दावत और रामकुमार के सिलर में साफ सुनाई पड़ती है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार के बसने से अनेक समस्याएं सामने आईं। पति पत्नी अपने बच्चों तक सीमित रह गए। पति का बाहर का और पत्नी पर घर का बोझ पड़ा, परंतु पत्नी घर के साथ साथ बाहर भी निकलने लगी। वह भी शिक्षित हुई। पति पत्नी में टकराव हुआ, टकराव के बाद बिलगाव हुआ। बच्चा अकेला पड़ गया, उसे लेकर अनेक समस्याएं आईं। बच्चा कभी माँ बाप के बीच का सेतु बना तो कभी माँ बाप के अहम को जीत ना सका और मटी हुई जिंदगी बिताता रहा आदि जैसे नाजुक समस्याओं पर कहानियाँ लिखी गईं। पति पत्नी, प्रेमिका प्रेमी के कोण से भी कहानियाँ लिखी गईं और महिलाओं के विवाहेतर संबंधों को भी इन कहानियों में मजबूती से पेश किया गया। कुल मिलाकर उसमें संघर्ष करती हुई नारी को दिखाया गया। स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर इस दौर में ढेरों कहानियाँ लिखी गईं। प्रेम के अनेक स्तर और रूप सामने आए जो पहले की कहानियों में मौजूद नहीं थे। तीसरी कसम से परिंदे तक की विविधता इस युग की कहानियों में लक्षित होती है। कहाँ तीसरी कसम का प्यार जिसमें सारी दुनिया का लोक रूप समाया हुआ है, और कहाँ परिंदे का एकाकी, एकांतिक, एकनिष्ठ और मौन प्रेम। एक प्रेम समाज के बीच खिलता है और दूसरा प्रेम समाज से दूर। गौरवतल यह है कि दोनों कहानियों में प्रेम की परिणति पीड़ा ही हुई है। मन्नू भंडारी के यही सच है कहानी में नारी के मानसिक द्वंद्व का चित्रण है। इसमें कहानीकार ने किसी भी प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं किया है। आज़ादी की 20-25 वर्ष बाद शहरों में नारियां आत्मनिर्भर होने लगीं। वे नौकरी करने लगीं। इसके लिए उन्हें पुराने संस्कारों से लड़ना पड़ा और नई नैतिकताओं की स्थापना करनी पड़ी। कई बार उन्होंने अपने को अकेला पाया। उनके मानसिक गठन में मूलभूत परिवर्तन आया। नए कहानियों ने महिलाओं के संघर्ष, जुझारूपन, जीत और हार का खुला हुआ चित्रण किया। परिंदे में नारी ने अतीत की पीड़ा को दबाए हुए दुनिया से कट चुकी है। बादलों के घेरे की नायिका आसमान ही निहारती रह जाती है। वह जोर से सिसक भी नहीं पाती। नए कहानीकारों ने नारी के व्यक्तित्व के अनेक पहलू पाठकों के सामने रखे हैं। वे उनके जितना ही करीब जाते हैं उन्हें उतना ही जटिल पाते हैं, क्योंकि उनके भीतर कुंठाएं और ग्रंथियां घर कर गई हैं जो अनेक स्तरीय, अनेक मुखी और असीमित हैं। आम आदमी के कष्ट को भी इस युग के कहानीकार ने व्यंजित किया है। जिंदगी और जोक, बदबू, भोला राम का जीव इसी ढंग की कहानियाँ हैं। कहानी कहने से दूर होती चली गई। इसमें बिंब और चित्र उभरने लगे। भाषा में वर्णनात्मकता और आख्यानता परक का स्थान चित्रात्मकता और बिंबात्मकता ने ले लिया। कलात्मक दृष्टि से कहानी के चरण आगे बढ़े। प्रेम नई कहानी का पसंदीदा विषय रहा। इसमें प्रेम के विविध रूपों के दर्शन होते हैं। एक तरफ तीसरी कसम के हीरामन और हीराबाई की प्रेम कथा है तो एक परिकथा लगती है, तो दूसरी ओर इन कहानियों में मिलन नहीं, बिछोह है। इस काल की कहानियों में प्रेम की पीर की ही अधिक अभिव्यक्ति हुई है। नया कहानीकार केवल प्रेम ही करना नहीं जानता, वह अपने सामाजिक दायित्वों को भी समझता है। वह समाज में फैले जड़ विश्वासों पर कुठाराघात करता है। वह भ्रष्टाचार की परतों को कुरेद कर रख देता है, जैसे कि हरिशंकर परसाई जी के भोला राम का जीव। वह मजदूरों के इंसाफ से मशीन बनने की त्रासदी से भी परिचित हैं। शेखर जोशी द्वारा लिखा गया बदबू। नई कहानी ने हमारे सामने नए सवाल खड़े किए और नए ढंग से सवालों के जवाब दिए। उनकी अभिव्यक्ति शैली भी बदली। प्रतीक और बिंब कहानी के वाहक बने। कथाकार ने मैं को केंद्र में रखा, सब कुछ मैं से ही कहलवाया। पाठक और कथाकार की आत्मीयता और कहानी की विश्वसनीयता बढ़ी, क्योंकि नए कहानीकार ने कसम खाई थी, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं नई कहानी का जो नई कहानी का दौर था, उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं
वे बहुत ही ख़ास तौर पर थी और मैंने बहुत ही बखूबी सुंदर तरीके से छोटे तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। और ये पूरा का पूरा 15 नंबर का उत्तर है। परीक्षाओं में ख़ास तौर पर यह प्रश्न प्रवृत्तियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इसको तैयार किया है आप लोगों के लिए। और जिस तरीके से आप लोगों को मेरी बाकी की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मैं आशा करूँगी ये भी आपको अच्छी लगे और आपके लिए मददगार हो। और मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझे कहा कि मैं उन्हें पत्रकारिता से संबंधित किताब का कोई सजेशन दे दूँ, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी, या बाकी सबके लिए भी है ये एक मैसेज, कि अगर हम पत्रकारिता से संबंधित सोचते हैं कि मास्टर्स लेवल या ग्रेजुएशन लेवल में हमें किसी एक किताब में सब कुछ मिल जाएगा, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए अगर आप किसी लाइब्रेरी का कार्ड बनवा सकते हैं, आप बनवाइए, क्योंकि लाइब्रेरीज़ में क्या होती हैं, पत्रिकाओं के संग्रह उनके पास होते हैं। आप वहाँ जा कर के पत्रिकाओं को पढ़ सकते हैं, जो बहुत पुरानी पत्रिकाएं रही हैं, तो वहीं से आपको मिलेगा। इसके अलावा किसी भी किताब का कोई रेफरेंस मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि किसी भी एक किताब में आपको पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।